गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 4 प्रॉपर्टी इनकम। आज 22 है और प्रॉपर्टी इनकम भी कर रहे हैं हम, चैप्टर 4 भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं एक साथ ही। प्रॉपर्टी इनकम बड़ा इजी सा चैप्टर है, लेकिन इसमें कंटेंट्स बहुत सारे हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जितने भी कंटेंट्स हैं वो बड़े छोटे छोटे हैं, यानी जो पार्ट्स भी इसके हैं दे आर वेरी स्मॉल। इसको शुरू करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको यहाँ नहीं दिखेंगे, लेकिन एग्जाम किट में अगर मैं इसको बोलूं कि इसका कंटेंट हर बार पेपर में कितना रहता है, एटलीस्ट 7 मार्क्स का, 7 to 8 मार्क्स एटलीस्ट। either it can be there in section C in a small paragraph or it can be there in section A or section B। ये किसी भी फॉर्म में होता है, लेकिन ये घुसता जरूर है बीच में। तो देखते हैं जी प्रॉपर्टी इनकम। सबसे पहले तो आपको ये फोटो ही एक्सप्लेन कर देगी कि प्रॉपर्टी इनकम में है क्या। अब हम अपने एक प्रॉपर्टी को, घर को किराए पे देते हैं, उस घर से रेंटल इनकम अर्न करते हैं। So this income is clubbed under property income because this is not coming from my business, this is not coming from my employment, it is coming from property। ये मेरी प्रॉपर्टी से आ रही है। तो प्रॉपर्टी इनकम में बिल्कुल ही चीजें अलग अलग हैं। इसके कंटेंट बहुत सारे हैं, इनको देख के घबराना नहीं, ये सारे कंटेंट्स एक एक स्लाइड के। तो बेसिकली दिस इज जस्ट अ 7-8 स्लाइड्स ऑफ चैप्टर। अब सबसे पहले आते हैं असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इनकम पे। हमने ट्रेडिंग इनकम देखी कि ट्रेडिंग इनकम एक्रूअल बेसिस पे होता है, डिफॉल्ट। अगर किसी को कैश बेसिस पे फॉलो करना है तो उसका बिजनेस छोटा होना चाहिए, 1,50,000 पाउंड तक का। अगर बिजनेस छोटा होगा 1,50,000 पाउंड तक का, तो ये ट्रेडर कैश बेसिस यूज कर सकता है अपनी बिजनेस इनकम के लिए। लेकिन प्रॉपर्टी इनकम में ये हिसाब किताब अलग है। क्या होता है प्रॉपर्टी इनकम में? आपका डिफॉल्ट बेसिस होता है कैश बेसिस, यानी यहाँ पे एक्रूअल डिफॉल्ट नहीं है, कैश बेसिस डिफॉल्ट है। जबकि ट्रेडिंग इनकम में डिफॉल्ट बेसिस पे हम एक्रूअल बेसिस लेते हैं, यानी जो ट्रेडर है वो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करता होगा और उस बेसिस पे हम उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम, वो चाहे किसी पे भी कर रहा हो, हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कैश बेसिस यूज करते हैं, यानी स्ट्रेट वट एवर इज द रेंट रिसीव्ड वो ले लो, वट आर दी खर्चाज विच आर बीइंग पेड वो माइनस कर दो, ये बचता है आपका प्रॉपर्टी इनकम। नाउ द क्वेश्चन में अराइज, ये जो रिलेटेबल एक्सपेंसेस हैं इनको मैं बोलूंगी अलाउएबल डिडक्शंस। कौन से एक्सपेंसेस हैं जो माइनस किए जाएंगे? दो कैटेगरीज हैं। पहला, एनी एक्सपेंस विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर बिजनेस, दैट इज प्रॉपर्टी बिजनेस। यानी आपके प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए आपने जितना भी होली एंड एक्सक्लूसिवली पैसा खर्च किया है, दैट इज अलाउड टू बी डिडक्टेड। एक दूसरा बड़े स्पेशल नेचर का इसमें आइटम होता है, ये जो घर होता है ये हम लोन लेके खरीदते हैं, इस लोन के ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे होता है, दैट इज द फाइनेंस कॉस्ट। और इस घर को हम दे देते हैं फिर किराए पे, लेट आउट कर देते हैं। तो अगर इस लेट आउट घर के ऊपर कोई फाइनेंस कॉस्ट इनकर की जा रही है, उसका डिडक्शन मिलता है, लेकिन एक अलग तरीके से। यहाँ पे माइनस नहीं किया जाता उसको, जो इंडिविजुअल की टैक्स लाइबिलिटी है उसमें से टैक्स रिलीफ दी जाती है। जो भी आपने फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट पे किया उसका 20%। यानी मैं क्या करूंगी, मुझे क्वेश्चन ये बोलेगा कि भैया इंटरेस्ट आपने इतना पे किया है एक ऐसे लोन पे जो आपने ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लिया था, ये इंटरेस्ट आपने पे कर दिया। आई कैन नॉट रिड्यूस दिस इंटरेस्ट फ्रॉम हियर। इस इंटरेस्ट का 20% मुझे रिड्यूस करना है इनकम टैक्स लाइबिलिटी में से। ये तरीका है इनका रिलीफ देने का। आप इनकम में से माइनस करोगे, जो भी इनकम बचेगी उस पर टैक्स लगेगा। इन्होंने क्या बोला, हम डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, हम 20% ऑफ इसका इनकम टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस करेंगे। कर लो, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ गिविंग एनी रिलीफ ऑन फाइनेंस कॉस्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को? लास्ट पार्ट एक बार सुनाओ ना वापस। फाइनेंस कॉस्ट इज, आपने घर को खरीदने के लिए कोई लोन लिया, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इस इंटरेस्ट पेमेंट को क्या मैं यहाँ पे रिलीफ ले लूं, यहाँ पे? द आंसर इज नो। इंटरेस्ट पेमेंट की रिलीफ कैसे मिलेगी? आप जो भी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उसमें से आप माइनस करेंगे 20% ऑफ दिस इंटरेस्ट। दिस इज हाउ यू विल टेक द रिलीफ
of interest payments. From tax जो भी- liability we have to subtract 20%, right? Tax liability minus 20% of interest. हाँ, interest, हाँ. ठीक है, Okay, okay, okay. चलो दूसरी चीज पे आते हैं, और क्या क्या खर्चे माइनस कर सकते हैं हम प्रॉपर्टी इनकम में से। तो देखो इसके लिए ना बड़ा सिंपल सा रूल चलेगा, ये जो एक्सपेंसेस होंगे ये प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, और होली एंड एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए ही इनकर्ड होने चाहिए। मतलब पूरे के पूरे प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए हो, और एक्सक्लूसिवली मतलब किसी और पर्पस के लिए नहीं हो, वो बिजनेस रिलेटेड होने चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और यही एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं। मैं पहले एग्जाम्पल यहां से पढ़ती हूँ, फिर तुम्हें इनकी एक एक करके फोटो दिखाऊंगी, सो दैट योर मेमोरी कैन रिकॉल देम व्हेन यू आर सीइंग अ क्वेश्चन। ये हो सकते हैं इंश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी के लिए इनकर कर रहे हो। कोई भी प्रॉपर्टी पे रिपेयर करी, एजेंट को फीस दी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, तो इसका तो हम कहां से अलाउ करेंगे, ये लेंगे हम Income tax इनकम टैक्स liability. लाइबिलिटी माइनस 20%। कोई भी रिपेयर है या कोई भी इंप्रूवमेंट है छोटा मोटा सा, ये रिपेयर होनी चाहिए रेवेन्यू नेचर की, ये अलाउड होती है। छोटे छोटे टूल्स कई बार आप प्रॉपर्टी के साथ किराए पे देते हैं। कैसे टूल्स? कई बार ऐसा होता है कि उसके साथ ही आपने एसी लगे हुए दे दिए, उसी के साथ आपने किचन में गैस स्टोव दे दिया, चिमनी दे दी, बाथरूम में एग्जॉस्ट फैंस दे दिए, गीजर्स दे दिए। दीज आर टूल्स एंड स्मॉल मशीनरीज। हाँ, इनका अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो भी आगे देखेंगे, यानी यहाँ पे बुद्धि लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर छोटे मोटे टूल्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली अलाउड। अब इनकी एक एक करके फोटोज देखते चलो ताकि आप इनको दिमाग में रख सको। प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, देन कम्स योर रिपेयर। कोई भी रिपेयर है तो आप बना नहीं रहे हो, यू आर जस्ट रिपेयरिंग। देन कम्स योर छोटी छोटी मशीनरीज जो आपके घर के साथ दी जा सकती है। देन कम्स गार्डनर, स्वीपर, इन सब की जो भी सैलरीज है, दीज आर डायरेक्ट खर्चाज रिलेटेड टू दैट बिजनेस। ठीक है, सिंपल कॉमन सेंस। उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी खर्चा है दैट शुड बी अलाउड फ्रॉम योर प्रॉपर्टी इनकम। गॉट इट? बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये तो सिंपल लॉजिक से चलती हैं चीजें। अब थोड़ा सा पर्टिकुलर चीजों पे आते हैं, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करते हैं जिसको हमने किराए पे दे दिया। क्या बोलते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड होना चाहिए? No, ma'am. ऑब्वियसली नॉट। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट विल नॉट बी अलाउड फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम। उस पे आप क्या क्लेम करते हो? कैपिटल अलाउंसेस, राइट? कैपिटल Yes, अलाउंसेस ma'am. क्लेम होंगे। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को कभी भी प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस नहीं करोगे। हमने कमरा बना दिया, उसके खर्चे को माइनस कर दोगे? अरे नहीं भाई, दैट्स अ कैपिटल नेचर का खर्चा। गाड़ियां, प्रॉपर्टी के साथ आपने कार भी दे रखी है, या फिर ये बोलो कि प्रॉपर्टी इनकम को अर्न करने के लिए एक गाड़ी भी भाग रही है। कई बार देते हैं लोग, इंडिया में ये कल्चर कम है, बाहर जगह तो है। चलो आप ही कंपनी के सीनियर ऑफिसर बनते हो एंड यू आर रीलोकेटेड टू लेट्स सपोज मलेशिया। वहां पे आप गाड़ी खरीदोगे थोड़ी, 2 साल के लिए डेप्यूट किए गए हो, तो आपको गाड़ी भी दे दी गई है, घर भी दे दिया गया है। अगर कंपनी ने दिया है तो ये चला जाएगा आपका लिविंग अकोमोडेशन में और कार बेनिफिट में। लेकिन आपने वहां पे किसी और से लिए, इंडिपेंडेंट पार्टी से घर लिया है और उसी ने आपको गाड़ी भी दे दी, देन दिस इज दिस केस। गाड़ी से रिलेटेड खर्चे, मतलब वहां के मकान मालिक ने बोला चल हमारे पास एक स्पेयर गाड़ी पड़ी है, ड्राइवर भी है, दिस ड्राइवर विल हेल्प यू आउट एज एंड व्हेन यू विल नीड एनीथिंग। नॉट दैट कि तुम इससे घूमने निकल जाओ, कैब करके जाओ, लेकिन तुम्हें एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट से लाना है, या फिर कुछ और छोटी मोटी चीजों में मेरी गाड़ी यू कैन टेक, दैट इज दिस कार। ठीक है, उसके अलावा कई बार इस प्रॉपर्टी के अंदर ही आपको कई और आइटम्स भी मिलेंगे, जैसे फर्निश्ड घर भी तो हो सकता है, फर्नीचर दे दिया, टीवी दे दिया, देन इनसे रिलेटेड एक रिलीफ होती है, अलग रिलीफ, वो अभी आगे चल के पढ़ेंगे, दैट इज अलाउड। रूटीन रिपेयर्स, अभी देखी तो सही, वॉश बेसिन ठीक कर रहा था एक मैकेनिक, अलाउड। और लास्ट चीज, अगर प्लांट एंड मशीनरी आपके पास है जैसे कि टूल्स, छोटे आइटम, वो सारे भी अलाउड होते हैं, प्रोवाइडेड हम कैश बेसिस यूज कर रहे हैं, इनका पेमेंट होना चाहिए।
तो छोटे मोटे जो टूल्स होते हैं दे आर अलाउड। घर में कौन से छोटे टूल्स हो सकते हैं यार? हथौड़ी, कील, ठीक है यार, अलाउड है इतना तो। गॉट इट? इसमें कोई भी आइटम ऐसा है जो आपका दिमाग कह रहा है कि यार ये अलाउड नहीं होना चाहिए? बताओ। Ma'am, just a question. Do we do anything with SBA with this? नो। एसबीए इज फॉर होम? किन के लिए होता है एसबीए? Commercial. एसबीए किन के लिए होता है गाइस? स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग वाला। किन के लिए? एम्प्लॉयमेंट इनकम कमाने वालों के लिए या प्रॉपर्टी इनकम वालों के लिए या किन के लिए? Trading income वालों के लिए। अगर आपके बिजनेस में वो बिल्डिंग काम आ रही है देन यू कैन क्लेम एसबीए, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आप प्रॉपर्टी इनकम में हैं और वो भी कैश बेसिस में, तो अगर हम कैपिटल अलाउंसेस क्लेम करेंगे तो आगे क्लेम करेंगे। फिलहाल कैपिटल अलाउंसेस भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ कराना है, एक्रूअल बेसिस यूज करो, कैश बेसिस पे तो वो अलाउ नहीं करेंगे। गॉट इट? Okay, At this point of time we are considering cash basis, तो cash basis में this capital expenditure won't be allowed। capital allowances मिल सकते हैं लेकिन कौन से basis में? accrual basis में, ठीक है? मैम कार रिलेटेड वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो, ये कैसे? guys just give me 2 minutes, just give me 2 minutes। चलो, तो समझे इस बात को? जब भी आप कैश बेसिस यूज करेंगे, 1 सेकेंड, जब भी आप कैश बेसिस पे प्रॉपर्टी इनकम को डिक्लेयर करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी अलाउड। अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कैपिटल अलाउंसेस क्लेम करने हैं देन यू विल हैव टू गो फॉर एक्रूअल बेसिस। लेकिन अगर क्वेश्चन Can you repeat it again? हाँ, Can you repeat it again what you just said? सुनो ध्यान से, 3 बार बोल गई हूं, ध्यान से सुनो। अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम करना है तो ये क्लेम नहीं हो सकता अंडर कैश बेसिस। क्लेम हो सकता है कैपिटल अलाउंसेस, लेकिन कैपिटल अलाउंसेस भी क्लेम कौन से बिजनेस में होते हैं? जो एक्रूअल बेसिस पे प्रॉपर्टी इनकम को डिक्लेयर करेगा इनकम टैक्स रिटर्न में, ठीक है? यानी कि कैश yes, बेसिस पे आप कैपिटल अलाउंसेस क्लेम नहीं करेंगे, यू विल जस्ट डिडक्ट देम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस ऑन कार्स पे आते हैं। यानी अब हमें गाड़ी प्रोवाइड कर रखी है इस बिजनेस के लिए, यानी गाड़ी भाग रही है मे बी टेनेंट को लेने में, एयरपोर्ट से लाने में, उसके रिश्तेदारों को लाने में। तो ऐसे केसेस में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप कैपिटल अलाउंसेस क्लेम कर लीजिए गाड़ियों पे, प्लस जो भी पेट्रोल इंश्योरेंस का खर्चा हो रहा है वो क्लेम कर लीजिए। या तो ये क्लेम कर लो या फिर एचएमआरसी के ये जो एएमएपी वाले थे ये क्लेम कर लो। एएमएपी क्या है? फर्स्ट 10,000 माइल्स तक 45 पेंस, उसके ऊपर 25 पेंस। या तो ये डिडक्ट कर लो या ये डिडक्ट कर लो। कौन सा ऑप्शन डिडक्ट करेगा एक टैक्स पेयर? Whichever is less. Whichever is less? बेनिफिट More. ज्यादा Whichever is benefit जो more भी ज्यादा beneficial. benefit दे रहा है। मोर। Whichever is more। आप ये खर्चा क्लेम कर रहे हो, अलाउएबल मतलब आप इनकम कम करने की बात कर रहे हो। इनकम कम किससे होगी? ऑप्शन 1 और 2 में से जो भी ज्यादा होगा, ठीक है? समझ गए? तो ये टैक्स But पेयर के ऊपर here छोड़ we दिया। are talking about cash basis, and then Yes. how will capital allowance come in picture here? So this HMRC is saying कि ऐसा कर लो। Why? Because cash basis, it's a small property business. They cannot keep a track of actual miles traveled. तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए एक्चुअल ट्रैवलिंग में। मे बी द कार इज बीइंग यूज्ड मोर और आपका ये अलाउंस कम पड़ जाए। सो दे जस्ट सेड कि ठीक है फिर आप कैपिटल अलाउंस यूज करो बट प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं, दिस इज ऑन कार्स। सो द रूल्स फॉर कार्स इज डिफरेंट, फॉर लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डिफरेंट, ठीक है? Okay. चलो नेक्स्ट, नाउ डोमेस्टिक आइटम्स। नाउ व्हाट इज दिस डोमेस्टिक आइटम का केस? आपने घर के साथ डाइनिंग टेबल, सोफा, टीवी ये सब प्रोवाइड किया। दीज आर ऑल डोमेस्टिक आइटम्स। डोमेस्टिक आइटम्स में याद रखना कारपेट्स भी इंक्लूडेड है, वॉशिंग मशीन भी इंक्लूडेड है, माइक्रोवेव भी इंक्लूडेड है।
लेकिन इसमें फिक्सचर्स नहीं लेने. व्हाट आर फिक्सचर्स? डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिक्सचर एंड फिटिंग? फिक्सचर ma'am. एंड फर्नीचर. Ma'am, fixtures वो होते हैं ना, fan का switches and all. Yes, fixtures are the items which are fixed in the building. एक AC जो internal fitted होता है ना, that is a fixture. You cannot remove them, but you can remove a microwave. You can remove a sofa. You can remove the curtains. You can remove carpets. They are not fixed. तो fixtures में switches होते हैं usually. These are fixtures. Fixtures हम यहाँ पे डोमेस्टिक आइटम नहीं ले रहे हैं. फाउंटेन लगा के दे रखा है. दैट फाउंटेन इज फिक्स्ड ऑन द अर्थ, द फ्लोर. दैट्स अ फिक्सचर. दैट्स नॉट अ डोमेस्टिक आइटम. यानी हम उनकी बात कर रहे हैं जो फिक्सचर नहीं है. ये रिलीफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रॉपर्टी इनकम के पूरे हेड के लिए. इस रिलीफ का नाम होता है डोमेस्टिक फर्नीचर रिलीफ या फिर डोमेस्टिक आइटम्स रिलीफ. नाउ इट्स नेम सजेस्ट वन थिंग. This is replacement of domestic items relief. क्या ये नई purchases of domestic items के लिए मिलेगी? Will this No, relief ma'am. be available for new purchase of domestic items? No, no, no. What is it for? Replacement. Replacement. तो उसके नाम से इसके फीचर्स का ध्यान रखना. इसके रूल्स में नंबर 1 इनिशियल परचेज की बात नहीं हो रही है. हम रिलीफ किस चीज की देने की बात कर रहे हैं? रिप्लेसमेंट की. यानी हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं. और रिप्लेसमेंट में भी क्या पूरे रिप्लेसमेंट को आपको रिलीफ की तरह दे दिया जाएगा? नो. यू आर सेलिंग एन ओल्ड आइटम, यू आर बाइंग अ न्यू आइटम. तो ये जो नेट जेब से गया है दैट इज एलिजिबल फॉर रिलीफ. फेयर इनफ. जेब से पैसा भी तो उतना ही गया है. कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट माइनस प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट बीइंग रिप्लेस्ड. मैंने एक पुरानी वॉशिंग मशीन को बेच के नई वॉशिंग मशीन से रिप्लेस कर दिया. Whatever is the net outflow, that should be claimed as relief. Correct? ठीक है? Fair enough? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ये केस मैंने यहाँ डाला. This is the most important part of this relief. You have to allow a relief for like to like adjustment, like for like replacement. ये like for like replacement क्या होता है? Washing machine to be replaced by a washing machine. What if a washing machine is replaced by a washing machine plus dryer? Is it a like Ma'am, for like dryer का नहीं replacement? होगा. ड्रायर No, का ma'am. नहीं. सारे क्वेश्चंस इसी पे रिवॉल्व करेंगे. उसके मॉडर्न इक्विवेलेंट ले सकते हो आप कि पहले ओल्ड वॉशिंग मशीन आती थी, अब पूरी ऑटोमेटिक आती है. ठीक है जी, समझ में आता है क्योंकि दोनों से पर्पस एक ही सॉल्व हो रहा है. लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट अगर है दैट विल नॉट बी अलाउड. तो मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ. लेट्स सपोज जो वॉशिंग मशीन आप खरीद के लाए हैं दैट इज 150 पाउंड्स की and this has a dryer also. जो ड्रायर और वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन की वैल्यू इसमें 100 है और ड्रायर की वैल्यू 50 है. लेट्स सपोज आप कितना अलाउ करेंगे, 150 या 100? मशीन की 100. वैल्यू इज 100, वॉश ड्रायर की वैल्यू है 50. क्योंकि सिर्फ वॉशिंग मशीन अगर आती तो 100 पाउंड्स की आ जाती, लेकिन बिकॉज इट हैज गॉट अ ड्रायर इट्स कॉस्ट इज 150 पाउंड्स. आप क्या अलाउ करोगे? Dryer, 100, ma'am. 50 No, या ma'am. 150? Sorry, 50 only. Dryer value. 50 you will allow or not allow? 50 will allow. Not allowed. Not allowed. Not allowed. Not allowed. Only Not 100 will be allowed. allowed. Okay. अलाउ क्या 100 is करोगे? allowed. आपने वॉशिंग मशीन से वॉशिंग मशीन को रिप्लेस किया है, तो वॉशिंग मशीन अकेली लेने जाते तो कितने की आती? 100 पाउंड्स की आती. 100. तो अलाउड क्या होना Yes, चाहिए? ma'am. 100 पाउंड्स. 100. 50 pounds will not be allowed because it is improvement. It's not like for like replacement. It's an improvement. तो improvement के लिए replacement relief नहीं है. ये तो आप एक नया आइटम परचेज कर लाए हो. ड्रायर तो पहले से कभी था ही नहीं. पहले से क्या था? मशीन. तो सिर्फ मशीन लेने जाते तो कितने की आती? दैट शुड बी अलाउड. बार बार इसी पे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, क्लियर है? समझे? समझे? चलो ये करते हैं. अब इसको करने से पहले आई नीड यू ऑल टू कैरी योर नोटबुक्स, पेन्स एंड कैलकुलेटर्स. 2 मिनट में जाओ ये लेके आओ बिकॉज आई वांट द फोटोग्राफ्स टू बी क्लिक्ड और आप उसको शेयर करेंगे ग्रुप पे कि आप इसको सच में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं.
जल्दी से उठा के लेके आओ, 2 मिनट वेट कर रही हूं मैं। हाँ सुजल, वी आर डूइंग प्रॉपर्टी इनकम। करो, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, क्विकली। कैलकुलेटर, पेन, रजिस्टर, ऑल 3 भाग के ले आओ। ले आए एवरीबॉडी बैक? 1 sec. अच्छा, इनको प्लीज एक्सेल पे मत करना, यू विल डिस्ट्रॉय योर सेक्शन ए। इनको एक्सेल पे नहीं करना है, पेपर पेन पे फटाफट फटाफट करना है। और इसी के एग्जाम किट के क्वेश्चंस को भी यू शुड डू इन द एग्जाम किट में कॉलम इटसेल्फ। आ गए सब? यस मैम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो इलस्ट्रेशन 3 कैपलन स्टडी टेक्स्ट का ये आपको रिप्लेसमेंट रिलीफ के बारे में काफी कुछ बताता है। सो अमाल owns a cottage that she lets out furnished at an annual rent of 3600 payable monthly in advance. I will have to see कि during the tax year उसको कितना रेंट मिला, कितना बनता था, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। Whatever is received, I should consider that. Calculate the property income for the tax year 22-23. Okay. She incurred the following expenditure. May 22 में replacement bedroom curtains. Should this be allowed under the replacement relief? Yes. Yes. अरे कर्टन खरीदे हैं, क्या बात कर रहे हो? Replace किया मैम। अच्छा रिप्लेस किए हैं क्या? अच्छा ओके। रिप्लेसमेंट तो अलाउड, मैं टिक मार्क लगाऊंगी अलाउड आइटम्स पे। रिप्लेसमेंट ऑफ वन ब्रोकन किचन यूनिट इन अ फिटेड किचन। Ma'am, I missed it. I lost the connection. I again joined it. I'm sorry. Can you आई just? विल Can नॉट you रिपीट, explain from जल्दी start? जल्दी देखो। हाँ. रिप्लेसमेंट रिलीफ के लिए क्या रिप्लेसमेंट बेडरूम कर्टेन्स अलाउड होंगे? अलाउड होंगे। देन Yes, ma'am. रिप्लेसमेंट ऑफ वन ब्रोकन किचन यूनिट इन फिटेड किचन विद अ यूनिट ऑफ सिमिलर स्टैंडर्ड, क्या बोलते हो, अलाउ करें कि नहीं करें? Correct, ma'am. Yes. क्या बात कर रहे हो Yes, यार? ma'am. किस बेसिस पे अलाउ कर रहे हो? Similar standard. Ma'am, similar standard. ठीक है, तो एक काम करना, अब टैक्स में आदत डालते चलना, किस वजह से हम किसी चीज को अलाउ या डिसअलाउ कर रहे हैं, अंडरलाइन इट। ये क्योंकि सिमिलर थी और रिप्लेसमेंट था, इसलिए वी आर अलाउइंग इट। नेक्स्ट, इंश्योरेंस फॉर द ईयर फ्रॉम 5 जुलाई 2022, प्रीवियस ईयर का है 420, आपका 480 है, अलाउ करूं कि नहीं करूं? करो. इंश्योरेंस तो करते हैं. पहली फोटो थी यार उस चक्के में, गोल गोल वाले में पहली फोटो थी इंश्योरेंस रिलेटेड टू द बिजनेस। वो किस साल को पर्टेन करता है? वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है। मुझे क्या करना है? पेड बेसिस भाई, पेड है तो बात खत्म है। और अगर ये पेड नहीं होता तो अलाउ नहीं करते, समझे? तो अलाउ नहीं करते। गॉट इट? बोलो। Yes मैम। ठीक है, नेक्स्ट, Cash basis पे allow. That's what, right? yes, because Yes, this is ma'am, on got it. cash basis and whatever it pertains to which year, it doesn't matter, it should have been paid in this year. Yes, ma'am. Okay, what about dishwasher? Disallowed। Allowed है, Not ma'am. allowed। क्यों? Allowed. Allowed नया है. परचेज किया है, न्यू replace नहीं है। परचेज। It's not a replacement. मैम जब वो प्रॉपर्टी परचेज किया था तब उस पे नहीं था, बिल्कुल। कैसे पता? एडजस्टमेंट में दिया हुआ डिश वॉशर हैड नॉट। अच्छा, okay, 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 but otherwise also it is Yeah. not written replacement here. ठीक अच्छा, है? if nothing is written, we should assume that it is purchased. क्या? No, they will clarify always. Okay, okay.
ठीक है, so I will not allow it. Then what about redecoration? Allowed. Allowed. Redecoration तो allow होनी चाहिए, पर चलो चेक कर लेते हैं. The tenant had vacated the property during June 2022 without having paid the rent due for June. यानी 1 महीने का रेंट नहीं आया है. Okay. Amal was unable to trace the defaulting tenant but managed to let the property to new tenants from 1st July 2022. Can you tell me for how many months the rent was received by the new tenant? क्योंकि पुराने वाले ने तो पेमेंट किया नहीं. 11 मंथ्स का मैम अल्टीमेटली देखा जाए तो. कैसे? मैम एडवांस पेमेंट कर रहा है ये, ठीक है, और 1 महीने का वो मतलब किसी भी मंथ में डिफॉल्ट कर गया, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 11 मंथ्स का ही जा रहा है ना. तो Exactly. बस. ध्यान से देखो इस बात को, ध्यान से सुनो इस बात को और समझो. इनका जो भी एनुअल रेंट होता है दैट इज पेड इन एडवांस. यानी कि महीने महीने में जो आप लेते हो, एनुअल रेंट तो 3600 है, लेकिन हर महीने ये पे होता है और वो भी एडवांस में. तो इसमें क्या हुआ, एक टेनेंट था, उसने जून 2022 में प्रॉपर्टी वेकेट कर दी और रेंट जून के लिए पे नहीं किया. बेसिकली 1 ही महीने के लिए पे नहीं किया, उससे पहले का तो किया होगा. उसके बाद में भी अमाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये डिफॉल्टिंग टेनेंट मिला नहीं. कब से वापस से रेंट पे डाल दी प्रॉपर्टी को? 1 जुलाई से. यानी सिर्फ जून का ही तो ऐसा है जो पैसा नहीं आया, बाकी तो सारा आ गया. Ma'am, what about April? Because if he received on 1st April, is that not fall in previous year? No, no, no. Here we do not see that कि वो किस ईयर में फॉल कर रही है. We are simply seeing 12 months. Okay. चलो, let's see. अगर महीनों के हिसाब से भी चलें, we start with April 2022. Was the rent given for this month? Yes. पूरे अप्रैल का तो 1st अप्रैल में दे दिया होगा ना, in advance. Received. What about May? Received. What about June? June not received. What about 1st July? Received, ma'am. तो सारे रिसीव हुए हैं आपके टैक्स ईयर के हिसाब से भी हुए हैं. टैक्स ईयर के हिसाब से 1 महीने का नहीं हुआ. वो कौन सा महीना है? जून. करेक्ट. सो मंथ हैज हाउ मेनी मंथ्स रेंट वी हैव रिसीव्ड? 11 मंथ्स. 11. तो मैं रेंट रिसीव्ड कितने से बुक करूं? 11. 3600 into 11 by 12. 3600 is for 12 months. I need for 11 months. How much will this be? 3300 मैम. 3300. And I need some kharchas to be reduced from here. Less. Yes. अच्छा, नीचे ये डिटेल देख लेते हैं, पता नहीं किस में से क्या चीज निकलेगी. ये अलाउड था, ये अलाउड था, ये अलाउड था, ये अलाउड नहीं था, ये अलाउ हम अभी कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट. New tenants paid security deposit of 800 pounds to Amal on 1st July 2022. What do you say about this security deposit? Is it your income? कमाई है Yes. तुम्हारी? क्या होता है we security have to deposit? return back. Yes, this has to be returned back. Security deposit क्या होता है? कल को ये टेनेंट कुछ तोड़ा ताड़ी ना करके चले जाए, तो जब वेकेट करेगा तो मकान मालिक देखेगा कि भाई कुछ तोड़ा फोड़ी तो नहीं की. अगर नहीं की तो इट हैज टू बी रिटर्न बैक. This is not an income. Security deposit is never an income. ठीक है, तो ये इनकम नहीं होगी, भूल जाओ इसको. अभी रखे रखो लाइबिलिटी बना के. ओल्ड बेडरूम कर्टेन्स हैड नो डिस्पोजल वैल्यू. कर्टन कहाँ गए भाई? ये रे, ये रे. A dishwasher had not previously been provided in the property. Got the reason? When you are writing the हाँ. calculations in the exam, आपको नीचे notes में आंसर देना होगा कि dishwasher पहले property में नहीं था. That means this dishwasher seems to be new. हो गई confirmation यहाँ पे. It's not a replacement. Got it? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Amal drove 120 miles in her car in relation to the property business during the tax year 22-23, and Amal claims HMRC's approved mileage allowances. क्या बोलते हो? 120 into 45 pence. 10,000 miles तक? 45, no? 0.545 pence. It's just 120. 820 है सर. तो 120 into 45 pence. बहुत 54. थोड़ा सा अमाउंट है. 120 पे 0.45 miles. How much is this?
54 मैम. 54. तो AMAP 54 हमने ले लिया. What else are we allowing? Curtains. Ma'am, I thought 10,000 is a fixed amount, 10,000, and the remaining would be the remainder balance. So we can change the amount to one, the miles that we drove. No. First 10,000 pay, you have to charge 0.5 pence. It's first 10,000. Okay, okay. टैक्स पेयर का बेनिफिट सोचती है लड़की. पर अच्छा है ना, ज्यादा माइनस हो रहा है. किचन पे 275, इंश्योरेंस एंड लास्ट डिशवॉशर अपन मना कर रहे थे, रीडेकोरेशन. अच्छा, वैसे मुझे श्योर नहीं हो पा रहा है ये रीडेकोरेशन में क्या डाल रहे हैं. Assuming that the redecoration is of revenue nature, it should be allowed. Redecoration में कुछ भी capital expenditure या फिर वैसे तो डेकोरेशन है तो क्या ही होगा. ठीक है, ठीक है. मैम रीडेकोरेशन को कंसीडर करेंगे, बट क्यों मैम नहीं वो तो नहीं, बट मैम वो ईयर तो जिस मतलब लाइक या जो मैम वर्क प्ले में कंप्लीट है ना. क्या रीडेकोरेशन में किसी को कोई दिक्कत है? मैम अलाउ नहीं करेंगे ना. Yes, ma'am. यार अलाउड होना चाहिए. तुम अलाउड होने से नहीं, मना नहीं. क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट ईयर में पे हुआ था ना. Exactly. हम किस साल की बात कर रहे हैं? We are talking about 22-23. So remember my words. Redecoration is allowed. लेकिन यहाँ अलाउ ना करने का एक ही रीजन है, 23 का साल खत्म हो रहा है और उसके बाद में इसका पेमेंट हो गया. ठीक है, इसलिए डिसअलाउ करेंगे. अदरवाइज देयर इज नो रीजन. इट इज एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर. लेकिन ये हमारे साल में फॉल नहीं कर रहा, हमारा साल खत्म होने के बाद आ रहा है. गॉट इट? लेकिन फिर भी इवन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट अ नोट. चलो लेट्स सपोज ये पेमेंट हो रहा होता मार्च में ही हो रहा होता, आपको तब एक नोट डालना होता कि अज्यूमिंग द रीडेकोरेशन इन्वॉल्व्स ओनली द रेवेन्यू नेचर आइटम्स. ठीक है, लेकिन यहाँ तो साल ही बदल गया, तो मई के हिसाब से इट शुड बी अलाउड इन विच टैक्स ईयर? नेक्स्ट ईयर 23-24. ठीक है, इसके ऊपर नोट डालो कि हम इस वाले खर्चे को वैसे तो अलाउड है पर इसलिए अलाउ नहीं कर रहे बिकॉज इट गॉट पेड इन द नेक्स्ट टैक्स ईयर, नॉट इन द 22-23 टैक्स ईयर. और कुछ मैम हाँ जी. अगर इसमें एक्रूअल बेसिस पे काउंटिंग करते, एक्रूअल बेसिस पे करते तब इसको कंसीडर करते ना. करते, बिल्कुल करना पड़ता क्योंकि आपका काम मार्च 23 में कंप्लीट हो गया था. ठीक है, फिर इंश्योरेंस का भी हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता फॉर द ईयर. नहीं, ठीक है, इंश्योरेंस तो तब भी 480 होता, महीनों से प्रोरेट करना पड़ता. ठीक है, चलो और बताओ. और ये हो गया, हमने AMAP दे दिया बस. ठीक है, निकाल लो, प्रॉपर्टी इनकम निकालो. माइनस कर आके क्या आएगी? अच्छा, एक आइटम और चीज यार, एक चीज का और ध्यान रखना. जस्ट डू वन प्रैक्टिस इन टैक्स की जब भी आप किसी आइटम को डिसअलाउ करते हैं उसको लिखो जरूर, मार्क इट एज 0. व्हाई? द एग्जामिनर शुड नॉट गेट अ मैसेज कि आपको इसका एडजस्टमेंट आता नहीं था इसलिए आपने किया नहीं, कि आप गलती से भूल गए. आपको 0 लिखना है और नीचे नोट्स में डालना है डिश वॉशर क्यों अलाउड नहीं है, बिकॉज इट्स अ न्यू आइटम परचेज्ड, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट. अच्छा, बच्चे गलती क्या करते हैं, रीजन क्या देते हैं? इट्स अ न्यू आइटम परचेज इसलिए अलाउ नहीं करना. दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन. द करेक्ट रीजन इज replacement of domestic items relief considers only replacement of items, not a fresh purchase of item, and dishwasher is not a replacement. ये लिखना है आपको. ये मतलब आधा अधूरा सा नहीं लिखना है कि अज्यूमिंग कि एग्जामिनर को तो सब पता ही होगा, मान के चलो उसको कुछ नहीं पता, वो टेस्ट करना चाहता है कि तुम कितना अच्छा समझा सकते हो. रीडेकोरेशन, ideally redecoration is allowable because it is only and exclusively incurred for the business, but the expense has been paid in the next tax year. Got it? Insurance allowed because it is wholly and exclusively incurred for the property business. Kitchen, क्या बोलोगे इस पे? Allowed as per the replacement relief, and this is a replacement of broken kitchen.
समझ गए? दैट्स व्हाई अलाउड. व्हाट विल यू राइट फॉर कर्टेन्स? कर्टेन्स पे क्या लिखोगे? Small tools. नो, नहीं, allowed as domestic per items, domestic allowed as per items. domestic items, and they are Replacement. therefore they are allowed. ठीक है. अच्छा, एक और आदत डालनी है. जैसे मैं ये रीडेकोरेशन का बोल रही थी, इसमें एक वर्ड बच्चे लगाते हैं बट. Although this is allowed, but it is not incurred or but it is not paid in the current year. इस but को रिप्लेस करना चालू करो however से. However, the payment is eligible to be allowed, but because this has not been made in the current tax year, it is not allowed here. However लिख के, ठीक है? तो but को अपनी जिंदगी से Okay, धीरे ma'am. धीरे बाहर निकालो. Got it? Easy. Yes, ma'am. चलो अब एक फोटो ले Ma'am, लो. wherever we are allowing, we should write the reason. A Wherever curtain, even we are kitchen. not allowing, there also you have to give a Then- reason. See, the idea is the examiner should not get a message कि आपको ये आया नहीं. आप जानबूझ के उसको माइनस नहीं कर रहे हो या कर रहे हो. There has to be a reason. You have to give that reason. So only for disallowed we will give the reason, right? For both you have to give a reason. Oh, Allowed, disallowed, both. इसका पेपर बहुत आराम से हो जाता है. Don't worry. इसमें पेपर छूटता नहीं है. फोटो खींचो इस क्वेश्चन की. एक इकलौता क्वेश्चन है जो तुम्हें ऐसा मिलेगा, इसको चूकना मत. ये स्टडी टेक्स्ट में है. मैम ये होमवर्क है क्या? यस. आंसर बताऊंगी तुम्हें, तुम लोग करके एक बार ग्रुप पे डालना. ठीक है? ठीक है. ओके ओके मैम. चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं. एक्रूअल सिस्टम पे आ जाते हैं. तो अभी तक हमने जो देखा दैट वाज कैश सिस्टम. अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले, आपको कैश बेसिस पे प्रॉपर्टी इनकम को असेस करवाना है. नाउ कैन एक्रूअल बेसिस बी यूज्ड फॉर असेसिंग द प्रॉपर्टी इनकम? मतलब मैं कैश बेसिस यूज ना करके एक्रूअल बेसिस पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्टी इनकम भर दूं? द आंसर कम्स एज यस. कौन ऑप्ट कर सकता है इसको? जिसकी भी इनकम 1,50,000 पाउंड से ऊपर हो. यानी अगर किसी भी टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी इनकम 1,50,000 से ऊपर होती है, वो एक्रूअल बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टी इनकम को डिक्लेयर कर सकता है. लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या लेना है? कैश बेसिस लेना है. हाँ, क्वेश्चन ने चल के एक्रूअल बोल दिया तो बात अलग है. एक्रूअल बेसिस में हम क्या करेंगे? हम रेंट रिसीव्ड नहीं लेंगे, हम रेंट रिसीवेबल लेंगे. हम एक्सपेंसेस पेड नहीं लेंगे, एक्सपेंसेस पेएबल लेंगे. यानी साल भर के बनते कितने थे, तुमने कितने पे किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. रेंट कितना बनता था, आपने कितना रिसीव किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. गॉट इट? ये बात समझ आती है? येलो डब्बा इज क्लियर? मैम अगर Yes, पिछले ma'am. साल का आउटस्टैंडिंग भी करंट ईयर में रिसीव होगा रेंट, तो भी लेंगे बताओ कि सोचो, पिछले साल में कंसिडर होगा? बताओ. मतलब अगर पिछले साल भी वो एक्रूअल ही ले रहे हैं तो कंसिडर हो गया होगा. हो चेंज गया. होगी क्या स्कीम बीच में? बिल्कुल ठीक है. सो यू योरसेल्फ आंसर्ड कि अगर पिछले साल का इस साल रिसीव हुआ है तो कैश बेसिस में तो लिया जाएगा, लेकिन एक्रूअल बेसिस पे वो ले लिया ना पिछले साल, अब वापस नहीं लेना. ठीक है? जहाँ पे स्कीम चेंज होगी नेक्स्ट ईयर, वहां पे देखना पड़ेगा कि लिया है कि नहीं. नहीं चेंज होती यूजुअली, और वो तुम्हें आएगा भी नहीं. ठीक है? हम्म. सोच के देखो, किसी बिजनेस, कोई घर का किराया 1,50,000 पाउंड से ऊपर होने से नीचे कैसे गिर सकता है? बहुत होता है 150 पाउंड. प्रॉपर्टी इतनी जल्दी डेप्रिशिएट नहीं होती, किराया बढ़ता ही है, कम नहीं होता. चलो दूसरा अमाउंट. अब अगर किसी ने, कोई डिफॉल्टर है, किसी टेनेंट ने आपको कोई किराया नहीं दिया, तो आप एक्रूअल सिस्टम में क्या करते हो? उसका एक इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लेते हो. यानी आप लेस कर लेते हो इम्पेयरमेंट लॉस. मतलब सोच के देखो, अगर हम कैश बेसिस लें तो क्या रेंट रिसीव हुआ, क्या खर्चा पे किया, हम वही ले रहे हैं. यहाँ तो बेचारा फंस जाएगा आदमी रिसीवेबल के नाम पे. और अगर वो किराया आया ही नहीं तो
समझ गए? 2 महीने का। अभी जैसे एक बंदे का किराया जून का नहीं आया हुआ था, तो हम क्या करते, 12 मंथ्स के हिसाब से 3600 लेते, उसमें से 1 महीने का किराया कर देते माइनस। कितना आ जाता? 300, 300 300 we would have reduced and we would have charged him to tax his income of 3300. तो इफेक्ट वही आ गया, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे दिखाना ये है कि भैया साल का किराया बनता कितना है। ठीक है, गॉट इट? समझे? मैम, हम्म। नो मैम, एक बार वापस सुनाना। ये रिसीवेबल क्या होता है? आई अंडरस्टूड टिल 3300 तक। वो बस 3300 के बाद क्या बोले आप? कुछ नहीं बोली, बस मैं यही बोली कि वहां पे कैश बेसिस में भी 3300 पे ही आप टैक्स भरोगे, यहाँ पे भी 3300 पे टैक्स भरोगे, बट रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस से यू हैव टू शो पूरे साल का रेंट। अच्छा, ठीक है, तो वी हैव टू शो इवन 3600 and 300 and 3300। यस। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब बड़ी छोटी सी चीज, बाकी खर्चे बिल्कुल सेम है जो कैश बेसिस पे थे, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट है। प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स, ऑफिस इक्विपमेंट एक्रूअल बेसिस पे इनको माइनस नहीं कराया जाता। क्या किया जाता है इसके ऊपर? कैपिटल अलाउंसेस। बोला था ना मैंने वहां पे, कैपिटल नेचर के खर्चे अलाउ करने हैं तो कैपिटल अलाउंसेस के नाम से, और कैपिटल अलाउंस किस सिस्टम में मिलता है? अक्रूवल सिस्टम में। गॉट इट? गॉट इट? यस मैम। यानी एएम, एपी और वो सब तो सेम मिलेगा। करते हैं चलो एक क्वेश्चन। दिस इज इलस्ट्रेशन 4. Aubrey owns a property that was let for the first time on 1st July. Please mind the date, 1st July. The rent of 5,000 per annum is paid quarterly in advance. 1st July से कितने क्वार्टर्स आ जाएंगे? 3 quarters. पहला क्वार्टर खत्म होगा 30th सितंबर, September, सेकंड क्वार्टर December. 1st अक्टूबर से दिसंबर। एकता, दिसंबर टू मार्च। Yes. कुछ समझ आ रहा है? कहाँ एंड होगा? मार्च 31st। March. मार्च 31st। तो 3 क्वार्टर हो गए। कितना रेंट रिसीव होगा? सही लिखा क्या मैंने? 23 को 24 क्यों कर दिया? 3 महीने में ही 23। कितना रेंट रिसीव होने वाला है? अच्छा सॉरी, दे आर टॉकिंग अबाउट एक्रूअल बेसिस। तो ये रिसीव हो चाहे नहीं हो, फॉल करे चाहे ना करे, इन 9 महीने के लिए तो आपका वो टेनेंट है। तो किराया कितना ड्यू बनता है? व्हाट इज द रेंट रिसीवेबल? 5000 है 5000 annum into 9 by 12। Divided by 4 into में 3. परफेक्ट। यार ये फिर इतनी गणित करी क्यों? बेकार में, कैश बेसिस के अंदर उलझ के। बताओ कितना आएगा? 3750. 3750 रेंट रिसीवेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Aubrey paid allowable expenses of 200 pounds in December 22, which are related to redecoration following a pipe burst in November 22. Are both the dates falling in tax year 22-23? यस। Yes. Yes, ma'am. इसी साल से रिलेटेड है, हाँ ये मैम। है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, Paid है related ना? इसी साल से। Cash. ठीक है, अगर ये अभी भी अनपेड होता, Paid है ये. अगर अनपेड होता तो तुम क्या करते? तो भी अलाउड होता है तो accrual भी basis allowed तो पे। लेना होता। पड़ता मैम। एक्रूअल बेसिस में पेमेंट की कोई रेलेवेंस ही नहीं है। खर्चे का अमाउंट देखो, वो किस पीरियड का है वो देखो, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। एंड 400 इन मे कब पे किया है मुझे कोई मतलब नहीं है। दिस रिलेट्स टू द रिपेयर वर्क व्हिच गॉट कंप्लीटेड इन मार्च 23। क्या बोलते हो? ये मई में पे लेना हुआ, पड़ेगा। पेमेंट से कोई नहीं मतलब नहीं, नहीं। लेना पड़ेगा। अक्रूवल बेसिस है ना, मार्च का है Exactly. यार। वो कब पे हो रहा है? फॉरगेट इट। वो किस पीरियड को रिलेट कर रहा है? इज दिस पीरियड फॉलिंग इन योर टैक्स ईयर? यस मैम। कराओ अलाउ। कितना? 400 पाउंड्स। क्या दोनों चीजों का डिफरेंस समझ में आया? बोलो। हाँ Yes, मैम। ma'am. ठीक है, इजी। ये तो और भी इजी है।
पर इनको दोनों को एक बार अपने हाथ से कर लेना, ये दोनों आपस में घुस जाते हैं, बस मैम दिक्कत ये है। मे वाला एक्सपेंस वाला बताना, रिपेयर। मे वाला भले ही उसने मई 23 में पे किया हो, लेकिन ये रिपेयर वर्क तो मार्च 23 ठीक का है, है ना, इट ठीक है, रिलेट्स टू मार्च ठीक है, ठीक 23। है, डन डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब लीज प्रीमियम। अब ये लीज प्रीमियम क्या होता है? यूके में, यूएस में लीज प्रीमियम का थोड़ा सा कल्चर है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। ये क्या होता है, जब आप कोई भी बिल्डिंग को, और ये मुंबई में भी है, ये किराया तो एडवांस में लेंगे ही लेंगे, उसके साथ एक प्रीमियम भी लेते हैं। मतलब एक तो होता है डाउन पेमेंट और एक होता है 11 महीने का पैसा, और ये 11 महीने का रेंट पूरा एडवांस में। तो एक तो रेंट हो गया, एक होता है प्रीमियम। तो ये जो शॉर्ट लीज होती है, इसमें मकान मालिक को प्रीमियम मिलता है, यानी टेनेंट विल पे सर्टेन अमाउंट टू द मकान मालिक इन द नेम ऑफ प्रीमियम, जिसे हम रेंट नहीं बोलते, दिस इज अ प्रीमियम ओवर एंड अबव द रेंट, वन टाइम एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द लीज एग्रीमेंट, ये पे होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शॉर्ट लीज की। शॉर्ट लीज कौन सी बोली इन्होंने? इन्होंने बोली जो 50 इयर्स तक की लीज है, दैट इज अ शॉर्ट लीज। तो शॉर्ट लीज के केस में अगर प्रीमियम पे किया जाता है तो प्रॉपर्टी इनकम में क्या अमाउंट जोड़ना है? मैं ये वाला फॉर्मूला जगह जगह यूज करूंगी, आई विल नॉट यूज दिस। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? जो भी प्रीमियम है इनटू 51 माइनस n, दिस इज द लीज पीरियड, डिवाइड बाय 50। ये जो अमाउंट निकल के आएगा प्रॉपर्टी इनकम में, इस अमाउंट को जोड़ दो। यानी शॉर्ट लीज के केस में अगर किसी भी टेनेंट ने किसी भी ओनर को लीज प्रीमियम पे किया है, तो ये ओनर के लिए इनकम है। इनकम कितनी कैलकुलेट करूं? क्या पूरा का पूरा प्रीमियम? नो, ये वैल्यू लो एंड दिस शुड बी एडेड टू द इनकम ऑफ द लैंडलॉर्ड। गॉट इट? बोलो। एंड दिस हैपेंस इन द ईयर व्हेन ही इज रिसीविंग द प्रीमियम। देखो ये क्लैरिफाई हो गया। अमाउंट इज टैक्सेबल इन द टैक्स ईयर इन विच द लीज इज ग्रांटेड। तो ये तभी होती है जब लीज ग्रांट की जाती है। ये फर्स्ट टाइप का डाउन पेमेंट टाइप की चीज होती है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। वकाना ग्रांटेड अ 21 ईयर लीज। लीज टर्म कितनी है? 21. 21. 21. On 1st July 22, for a premium of 10,500, calculate the amount assessable on Vakana as property income in the tax year 22-23. It's an important question. डायरेक्ट 2 नंबर का बहुत बार आता है। तो मैं प्रॉपर्टी इनकम में कितना जोड़ूंगी? मैं अपना वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, सिंपल लाइन वाला। Whatever is the premium, 51 minus 21 upon 50. फॉर्मूला दिखाऊं एक बार? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. प्रीमियम कितना पे हुआ है उसको, यानी 30 upon 50th proportion will be taxed as property income. How much is this? मैम टोटल 6300 आ रहा है। 6300. 6300 must be added to his property income. Got it? Easy सा? बोलो। Yes, ma'am. अब FHA पे आते हैं। ये FHA क्या है? फर्निश्ड हॉलीडे अकोमोडेशन, यानी एक ऐसा घर जहां पे आप छुट्टियां मनाने आए हैं, वो फर्निश्ड घर है। तो 2 चीजें इसमें होनी चाहिए। हम ये उन होटल्स की बात कर रहे हैं जो होम स्टेज की तरह चलते हैं। होम स्टे का नाम सुना है? विलास या फिर बंगलास उसके लिए, हॉलिडे के लिए दे दिया जाता है। इवन इफ यू हैव विजिटेड गोवा, तो गोवा में होटल्स तो हैं ही हैं, अलग से विलास भी हैं विच यू कैन टेक। ये कुछ अरेंजमेंट पता है, समझ में आता है, कभी देखा है? Airbnb हो सकता है वो। है, कई अरेंजमेंट्स हैं ये इसमें। ठीक है, इवन देहरादून में भी अब ये कल्चर है कि आप वहां पे एक विला खरीदते हो, उस विला में साल में 2 महीने आप रहते हो, बाकी महीने वो किसी और को देते रहते हैं। यानी दैट विला एक्ट्स एज अ फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस अरेंजमेंट में नहीं जा रहे, हमने सीधा घर को फर्निश करके लोगों को किराए पे देना है, दैट्स इट। एंड दिस इज अ हाउस व्हिच वी आर गिविंग। We are not giving a room in the property. We are giving a house. It's not a hotel. It's a property. घर।
ये फर्निश्ड होगा, सबसे पहली बात ये, और हमें इसको लेट आउट करना है। इसको मैं बोलूंगी FHA, फर्निश्ड हॉलिडे अकोमोडेशन। अब किसी भी प्रॉपर्टी को FHA तब बोला जाएगा जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। क्यों? क्योंकि इनके साथ कुछ स्पेशल रिलीफ्स अटैच्ड हैं। नॉर्मल केस में जो प्रॉपर्टी के साथ रिलीफ्स होती हैं उससे ज्यादा रिलीफ्स एक FHA के केस में मिलती है। यानी सब कोशिश करेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी FHA बन जाए, इसलिए FHA की जो क्वालिफाइंग कंडीशंस हैं वो बहुत टफ हैं। ये देखने में कुछ ऐसी दिखती है, तो ये भयंकर है काफी सारी। इनको एक एक करके आपको ब्रीफ करूंगी। पहले इस पे नहीं आऊंगी, इस पे नहीं आऊंगी, इस पे नहीं आऊंगी। फर्स्ट, इट इज अ कमर्शियल लेटिंग, यानी हम FHA अगर किसी प्रॉपर्टी को बोलना चाह रहे हैं तो ध्यान रखना वो रिश्तेदारों को नहीं देनी होनी है। इट शुड बी अ कमर्शियल लेटिंग, मींस वो आप कमर्शियली रन कर रहे हैं, बाकायदा जो भी रहने आता है आप उससे पैसे लेते हैं। इसमें कोई धन धान्य का, सोशल सर्विस का, प्यार का, अफेक्शन का ये कोई रीजन नहीं है। मेरे दोस्त आ गए, हुड़दंग मचा लिया वहां पे, देन इट इज नॉट अ कमर्शियल लेटिंग। आई मस्ट चार्ज फॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी, दैट्स कमर्शियल लेटिंग। तो सबसे पहली चीज तो वो कमर्शियल लेटिंग होगी, तभी उसको FHA बनाएंगे, वरना तो तुम्हारा टाइम पास बनाएंगे। अब ये बाकी तीन जो चीजें इनको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ, फिर इस स्लाइड को वापस लेंगे। सबसे पहली चीज, इट मस्ट बी फर्निश्ड। फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग, FHA का तो मतलब ही फर्निश्ड है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये फर्निश्ड क्या है? क्या ये घर फर्निश्ड है? उस कुर्सी को छोड़ दो, एक को। इज इट फर्निश्ड? No, व्हाट अबाउट कहीं दिस? बैठने की जगह तो दिख नहीं रही। हाँ, this is furnished. दिस इज फर्निश्ड। तो फर्निश्ड की फोटो से ध्यान रखना, फर्निश्ड का मतलब होता है उसमें सामान होना चाहिए जो डेली इंसान यूज करता है, खाली नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, सो वो फर्निश्ड होना चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज, आप आम जनता के लिए उसको ओपन रखते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेरे दोस्त, सिर्फ मेरे रिश्तेदार, सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड्स उसको एक्सेस करेंगी। इट शुड बी ओपन फॉर द पब्लिक। तो नेताओं के जो फार्म हाउस है ना, दे आर नॉट FHAs। FHA के लिए इट शुड बी ओपन फॉर द जनरल पब्लिक। अच्छा, अब क्या करते हो आप? होशियारी लगाते हो, पूरे साल भर में जनरल पब्लिक के लिए 10 दिन खोल देते हो बस। विल इट बी एन FHA? No, ma'am. No. In a complete year, it should be available for general public for 210 days, bare minimum. यानी 210 डेज के लिए आपको जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल रखना है इसको। बाकी तुम अपने रिश्तेदारों को बुला लो, दैट्स फाइन, बट 210 डेज मिनिमम शुड बी अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक। हाँ, बुकिंग्स कैन बी डन कि भाई बुकिंग हो गई और वो फुल हो गया, दैट्स फाइन, लेकिन जनरल पब्लिक की हुई ना, बाकी टाइम आपने रिश्तेदारों को रख लो। तो 210 डेज बेयर मिनिमम, इट शुड बी ओपन फॉर जनरल पब्लिक। गॉट इट? अब क्या हुआ, Yes, मैंने ma'am. इसमें भी होशियारी कर दी, जनता के लिए ओपन तो कर दिया, इनको बुकिंग दी नहीं। जो भी आया उनको बोला मैडम बुक्ड है, सर बुक्ड है, सर वी आर फुल, सर वी आर सोल्ड आउट। उसके लिए कंडीशन और लगाई। अच्छा, जनरल पब्लिक मिनिमम 105 डेज तो उसमें से ले ही ले, यानी 210 दिन का आधा। अगर आपने आधे में भी एक्चुअल लेटिंग नहीं करी तो ये FHA नहीं है, फिर तुम्हारा फ्लॉप बिजनेस है। तो FHA के जो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको नहीं मिलेंगी। मतलब धंधा चलना भी चाहिए जी। 210 days, number one, you have to make it available for public, then the public should take it also. Yani minimum 105 days, people and public should be there. It should be let to people. और इस 105 दिन में आपको लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन के दिन इंक्लूड नहीं करने हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन क्या है? जब एक ही बंदा बहुत लंबे टाइम तक आपके FHA में रहेगा। ये लंबा टाइम क्या है? 31 कंसेक्यूटिव डेज। लगातार 31 डेज तक अगर कोई इंडिविजुअल FHA में या किसी भी प्रॉपर्टी में रहता है, उसको लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन बोलते हैं। यानी ये जो 105 डेज है ना, इसमें ये ऐसे लोगों को इंक्लूड मत करना। ये ध्यान रखना कि भैया हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट एक हिंदुस्तानी से हो रखा है, वो जब भी आता है UK यहीं पे रुकता है वो, तो मैं अपने 105 दिनों में जनरल पब्लिक उसको बना लूं? जी नहीं। जनरल पब्लिक मतलब ये
ये नहीं होने चाहिए जनरल पब्लिक, लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन वाले उसमें इंक्लूडेड नहीं है। 105 days जनरल पब्लिक शुड स्टे, इट शुड बी लेट टू देम। क्या ये दोनों कंडीशन समझ में आई? Ma'am, बताओ। can you explain 105 days and the 210 days once again? So 210 days is it should be made available to the public for 210 days that you come and take it on hire. Rest of the days you can use it for your own business, for your own family. But 210 days it should be open for general public to take. Now it should not Okay. be a flop model कि लोगों को ऑफर तो कर दिया लेकिन लोग ले नहीं रहे. People should take it for 105 days. अगर 105 days भी आम जनता उसमें नहीं रह रही, then it's not an FHA, it's a flop business. The business, ऐसे business के लिए HMRC won't give you reliefs. FHA Ma'am, status तो नहीं मिलेगा और relief नहीं मिलेगी. अच्छा, तो 210 is available for public and 105 days people should stay in the house. Yes. Not 210 days. No, जरूरी 110 नहीं है कि they have to stay for 210 days, right? 210 days you have to offer it to people. Okay. Remaining days you can close the property. Sold out. अच्छा, okay. Understood. But 210 you have to offer them that we are open to take reservations. And for 105, they should literally stay there. Yes. Okay, general public should stay there. Okay. Yes. अच्छा, And this अच्छा, 105 doesn't include long-term occupation. Long-term occupation अलग है. Yes. हाँ, वो समझ में आ गया मैम. ये 105 और 110 210 का I didn't understand. अच्छा. हाँ, अब क्लियर है? Yeah, got it. अच्छा, अब एक लास्ट चीज इसमें ये और रहती है, ये जो लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन है 31 डेज वाला, ये 105 डेज में नहीं होना चाहिए और ये साल भर में 155 डेज से ऊपर भी नहीं होना चाहिए. ये ध्यान रखना. आपको लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन देना है, दे दो, लेकिन अगर साल में 155 डेज से ऊपर आपने किसी एक ही बंदे को दे रखा है ना लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन, इसका मतलब आपने इस घर को FHA नहीं बनाया है, नॉर्मल प्रॉपर्टी ले ली है और नॉर्मल प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दे रखी है. देन दिस इज नॉट FHA. 155 डेज बहुत ज्यादा है. आप इसका मतलब इसको नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह चलाते हैं, FHA बिजनेस की तरह नहीं चलाते हैं. एक बार एक बंदा रहता है 40 दिन, दूसरा बंदा रहता है 50 दिन, तीसरा बंदा रहता है 60 डेज, नेक्स्ट बंदा रहता है 70 डेज. तो ये होटल टाइप का थोड़ी चल रहा है, ये विला रेंट पे थोड़ी चल रहा है. ये लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन हो गई और लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन में ही आप बिजनेस कर रहे हो और लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन हैज एक्सीडेड 155 डेज. हाँ, अलग अलग लोग रह रहे हैं, दैट्स फाइन, बट टोटल लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन में जितने लोग रहे वो 155 डेज से अगर ज्यादा रह गए, नो FHA. दैट मीन्स फॉर लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ऑन रेंट और शुड नॉट बी लेट फॉर मोर देन 155 डेज. इन कंडीशंस का ये वाली स्लाइड थी एक ब्रीफ. तो अब एक एक करके देखते हैं. नंबर 1, इट शुड बी फर्निश्ड. नंबर 2, इट शुड बी कमर्शियल लेटिंग. नंबर 3, इट शुड बी अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक फॉर 210 days. Then general public must actually take for 105 days. But this 105 days should not include long-term occupation. और long-term occupation के केस में it should not be let for long-term occupation for more than 155 days in a year. बात समझ आई सबको? बोलो. Yes, ma'am. And the best part is इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है. इसके आइडेंटिफिकेशन में देयर इज नो क्वेश्चन. तो क्वेश्चन आपको अगर आएगा FHA पे, वो बड़ा सीधा सीधा आपको ऐसे सिग्नल देगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ओके दिस इज FHA. अब FHA बन गई तो FHA पे रिलीफ क्या क्या है? यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट पूरी की पूरी डिडक्टेबल है. आपको इनकम टैक्स में से 20% माइनस करने की जरूरत नहीं है. यानी जहां पे रेंट रिसीवेबल कर रहे थे वहां पे माइनस कर दो खर्चा पेएबल में. फाइनेंस कॉस्ट पूरी की पूरी माइनस हो जाती है. नो 20% फ्रॉम टैक्स, सीधा रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल और यहीं से माइनस फाइनेंस कॉस्ट. इट्स अ वेरी बिग बेनिफिट, isn't it? Isn't it? Yes, ma'am. दूसरा, अगर FHA कैश बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टी इनकम असेस कर रहा है तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फर्निशिंग्स
इनका एक्विजिशन पूरा अलाउड है, माइनस पूरा माइनस कर लो यहां से। प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल खर्चा वो भी अलाउड है। फर्नीचर, कोई डोमेस्टिक आइटम्स का चक्कर नहीं है, फर्नीचर नया खरीदा है ले लो, कोई रिप्लेसमेंट का पंगा नहीं है। देख रहे हो, एफएचए के लिए मरते हैं यूके के लोग कि एफएचए बन जाए। और अगर ये एक्रूअल बेसिस है तो भी डोमेस्टिक आइटम के रिप्लेसमेंट की वेट करने की जरूरत नहीं है, कैपिटल अलाउंस क्लेम कर लो सब पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर फर्निशिंग्स पे, सब पे। तो डोमेस्टिक आइटम तो बात करेगा कि भाई नए वाले की तो हम रिलीफ ही नहीं देंगे, ये नए वाले पे भी कैपिटल अलाउंस दे देंगे। समझे समझे? हाँ हाँ मैम। और लास्ट आइटम, कुछ कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड रिलीफ्स, ये अभी तुम मत करो। इन रिलीफ्स का रेफरेंस आगे आएगा, तब उसको यहां से लिंक करके दिखाऊंगी कि देखो प्रॉपर्टी इनकम में ऐसा कुछ पड़ा था। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ फर्स्ट 3 पॉइंट्स, और इसमें पहुंचते हैं अपन रेंट रूम रिलीफ पे। रेंट रूम रिलीफ ब्रेक लेके आओ, फिर कराती हूँ। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 25 मिनट्स एंड वील कैच अप एट 6:45। ओके ओके मैम। चलिए जी, अब नेक्स्ट करते हैं रेंट रूम रिलीफ। ये क्या है? ये है पीजी। अभी तक हम देख रहे थे जहां पे पूरा पूरा घर किराए पे दिया जा रहा था, यानी पूरे घर से या तो आप एफएचए की तरह इनकम अर्न कर रहे थे या फिर पूरे घर को रेंट पे देके अर्न कर रहे थे। व्हाट इफ यू आर जस्ट गिविंग अ रूम ऑन रेंट, यानी आप पूरा घर नहीं दे रहे, सिर्फ एक कमरा दे रहे हैं। अब ऐसे केसेस में सबसे पहली चीज, डिफॉल्ट बेसिस यहाँ पे आपको कैश बेसिस यूज करना है। नोबडी एक्चुअली यूजेस एक्रूअल बेसिस फॉर दिस, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट होता है, तो कैश बेसिस पे ही हम इसको असेस करेंगे। यू विल नॉट गेट एनी एक्रूअल बेसिस ऑन रेंट रूम रिलीफ। अब 2 केसेस एचएमआरसी ने बनाए। पहले केस में उन्होंने बोला देयर कैन बी अ सिचुएशन जहां पे आपकी एनुअल जो रेंटल रिसीट्स हैं वो 7500 पाउंड तक की हैं, यानी आप छोटी मोटी इनकम ही कमा रहे हो, तो ऐसे केस में आप इसको एग्जेम्प्ट कर लो, यानी प्रॉपर्टी इनकम में एक रूम से आने वाली इनकम को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। दैट विल बी एग्जेम्प्ट फॉर टैक्स। अब एक चीज सोच के बताओ, अगर ये इनकम 2 लोग रिसीव कर रहे हो तो मतलब 7500 पाउंड से नीचे की एक रूम से जो किराया कमा रहे हैं ये 2 लोग कमा रहे हैं, तो 7500 डिवाइड बाय 2 की लिमिट लगेगी, यानी दोनों को 7500 डिवाइड बाय 2 के हिसाब से 3750 तक की अगर रिसीट्स होती हैं तो एग्जेम्प्ट है। उससे ऊपर अगर हो जाएंगी तो इट विल बी टैक्सेबल। घर के लिए टोटल 7500 की रिसीट्स तक पे देयर इज नो टैक्स। करेक्ट? ठीक है, समझे? यस मैम। यस मैम। चलो, अब अगर किराया 7500 से ऊपर है तो एचएमआरसी ने आपको दिया ऑप्शन। एचएमआरसी ने बोला या तो तुम नॉर्मल तरीके से इसका इनकम कैलकुलेट कर लो, प्रॉपर्टी इनकम नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल तरीका क्या होता है? जो भी रेंट रिसीव्ड है माइनस जो भी खर्चा है वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में डाल दो, या तो ऐसे कर लो, या फिर आपको जितना भी रेंट मिल रहा है 7500 से ऊपर सीधा सीधा वो प्रॉपर्टी इनकम में जोड़ दो। 7500 से ऊपर जो भी किराया मिल रहा है दैट शुड बी एडेड टू प्रॉपर्टी इनकम। तो कैप्लन में इस तरह की एक टेबल दी हुई है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे टेबल। नॉर्मल असेसमेंट, जो भी इनकम मिल रही है माइनस जो भी खर्चे हैं वो आप अपनी प्रॉपर्टी इनकम बना के जोड़ दो। रेंट रूम रिलीफ में क्या है, आप 7500 से ऊपर जितनी भी इनकम रिसीव कर रहे हो सिर्फ इसको जोड़ लो। दोनों में से कौन से वाला यूज करेगा एक टैक्स पेयर, मेथड 1 या 2? More beneficial. जो भी More beneficial. जिसमें प्रॉफिट कम होगा। जिसमें प्रॉफिट कम होगा, ताकि इनकम में कम अमाउंट जुड़े। तो जिसमें भी प्रॉफिट कम होगा टैक्स पेयर विल ऑप्ट फॉर दैट। अनफॉर्चुनेटली इसका भी कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। अब लास्ट चीज पे आते हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस लॉसेस पे। कुछ ज्यादा फूफा नहीं है इसमें, सिंपल 2-3 रूल्स हैं। पहला रूल, एक इंडिविजुअल के पास कई प्रॉपर्टीज हैं,
सब प्रॉपर्टीज पे से प्रॉपर्टी इनकम आ रही है, टोटल प्रॉपर्टी इनकम निकालो सबका टोटल करके, किसी पे लॉस है किसी पे प्रॉफिट है, सबका नेट करो। अगर नेट लॉस आ रहा है दैट इज प्रॉपर्टी बिजनेस लॉस। समझे मैंने क्या बोला? लेट्स सपोज आई एम इन यूके, मेरे पास प्रॉपर्टी 1 है, 2 है, 3 है। इसके ऊपर प्रॉपर्टी इनकम मैंने अलग कैलकुलेट की, 2 पे अलग की, 3 पे अलग की। इस पे निकल के आया 10,000 पाउंड्स का लॉस, यानी खर्चे ज्यादा हो गए और रेंट रिसीव्ड कम रह गया। 2 पे आया 20,000 का गेन, 3 पे आया 5,000 का गेन। सबसे पहले मुझे इन तीनों का टोटल लगाना है, एग्रीगेट करना है ताकि ओवरऑल लॉस आए। सारी प्रॉपर्टीज पे जब आप टोटल करते हो और फिर एक ओवरऑल लॉस आता है उसको हम बिजनेस लॉस कहते हैं, अलग वाले को नहीं, तीनों का मिला मुलू के, दैट इज ओवरऑल लॉस। अगर ओवरऑल लॉस है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न में क्या डालोगे? माइनस नहीं डालोगे, 0 डालोगे। गॉट इट? डालोगे? Yes. ठीक है। अब दूसरा, अगर किसी साल में लेट सपोज लॉस आ रहा था, तीनों प्रॉपर्टीज का टोटल लगा के देयर इज अ लॉस ऑफ लेट सपोज 20,000 पाउंड्स। अब आप इसको कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड, आगे ले जा सकते हैं आगे आने वाले सालों में। और आगे आने वाले सालों में जिस भी पहले साल में प्रॉपर्टी इनकम आ जाए उससे इसको सेट ऑफ कर दो। मतलब कि क्या हुआ, लेट सपोज 2019-20 में आपका आया प्रॉपर्टी लॉस, इसके बाद में 2021 में फिर लॉस आया, 2021-22 में अब की बार आ गया प्रॉफिट, और 22-23 में फिर आ गया प्रॉफिट। कैन आई चूज कि मैं ये 20 को इस साल के प्रॉफिट से माइनस करने की बजाय इससे कर लूं? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नो। सबसे पहले फर्स्ट अवेलेबल जो भी प्रॉफिट्स होंगे आप उनमें से इस लॉस को माइनस करेंगे। यानी जैसे ही 21-22 में मेरा प्रॉफिट होता है, आई विल हैव टू रिड्यूस दिस लॉस फ्रॉम दिस प्रॉफिट। नेक्स्ट ईयर पे नहीं ले जा सकते हो आप, सबसे पहले अवेलेबल जो भी प्रॉफिट्स हैं उनमें से इस लॉस को आप माइनस कर दो। यानी 21-22 की इनकम आप कम कर लोगे, प्रॉपर्टी इनकम, जो भी नेट बचेगी वो रिटर्न में फाइल कर दो। एम आई क्लियर ऑन दिस? बोलो। Only property income, ओनली ma'am. प्रॉपर्टी, ओनली process. प्रॉपर्टी, Yes, ma'am. यस। ठीक है, नॉट फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, ओनली प्रॉपर्टी। और मैम कैरी बैक भी नहीं नो, कर सकते इनको? नथिंग, ना सिर्फ पीछे carry जाएगा forward. ना आगे जाएगा, फिलहाल सिर्फ आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर एफएचए बिजनेस का लॉस है तो ध्यान रखना वो एफएचए बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, यानी नॉर्मल प्रॉपर्टी से उस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज एफएचए बिजनेस का ही प्रॉफिट टू सेट ऑफ द लॉस ऑफ एन एफएचए बिजनेस। एफएचए से नॉन एफएचए वाले का एडजस्टमेंट नहीं हो सकता इन एनी केस, ना आगे आने वाले सालों में ना करंट ईयर में। ठीक है, ये बात क्लियर है? बोलो 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 Yes, बोलो। ma'am. ठीक है, चलो अब एग्जाम किट पे आते हैं। इसमें एग्जाम किट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेक्शन ए के है नहीं, 4 या 5 ही हैं, जिसमें से 2 मैं करा दूंगी, बाकी आप ट्राई करना। Macy has a cottage which she lets out furnished for an annual rent of 9,600 pounds payable monthly in advance. She incurred the following expenditure which was paid on the dates shown. 6 April 2022 को इसने काउंसिल टैक्स पे किया है, फिर इंश्योरेंस है और फिर रेफ्रिजरेटर रिप्लेसमेंट है। व्हाट इज मेसीज प्रॉपर्टी इनकम फॉर द टैक्स ईयर 22-23? प्रॉपर्टी इनकम पूछ रहा है वो। सबसे पहले कैश बेसिस यूज करूं या एक्रूअल बेसिस? कैश बेसिस। Cash क्वेश्चन ने तो कहीं बोला ही नहीं, लेकिन default. If nothing is given, cash basis. Default is cash. डिफॉल्ट इज कैश, सो व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट यू हैव टू अज्यूम कैश बेसिस। करेक्ट जी। कैश बेसिस में रेंट कितना ले लूं? यहाँ कोई डिफॉल्ट तो लग नहीं रहा, 9,600 पूरा ही ले लूं? Yes, ma'am. खर्चों में बताते जाना। व्हाट अबाउट काउंसिल टैक्स? This is paid on Allowed. 6th April, but it relates to 31st March 2023. Is this relevant for me? No. No. No, whatever is paid, we'll take that.
तीनों की पेमेंट डेट हमारे साल में फॉल कर रही है Yeah. तो कोई हाँ, स्यापा मैम। ही नहीं है। तो किसी भी साल के हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं डायरेक्टली 900 भी माइनस कर देती हूँ, इंश्योरेंस भी कर देती हूँ। ये किस साल का है मुझे आई गिव अ डैम टू इट। पेड इन माय टैक्स ईयर, इट शुड बी अलाउड। करेक्ट करेक्ट। Yes, ma'am. यस मैम। ये रेफ्रिजरेटर पे क्या बोलते हो, अलाउड और नॉट अलाउड? रिप्लेस Allowed. मैम, अलाउड है। Allowed. Similar model और replacement. किस रिलीफ के allowed अंडर है। अलाउ कर रहे हो इसको? वही रिप्लेसमेंट और सिमिलर Replacement मॉडल्स relief. का। Like to Replacement like. furniture And relief। like for like, which is the Like to regular. same standard, like for like Yeah. replacement. लाइक फॉर लाइक भी है, रिप्लेसमेंट भी है और इसी साल का भी है, कर दो माइनस। बताओ जी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी इनकम फॉर टैक्स ईयर 22-23? 7290. है किसी ऑप्शन में? B. B option. ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। मैम वैसे वो नंबर कौन सा था एग्जाम किट का? मैसी के नाम से ढूंढना। आरटी के डन। ठीक है, चलो। स्टीफेनियाज ओनली इनकम इज फ्रॉम लेटिंग आउट फर्निश्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नन ऑफ विच इज क्वालिफाइंग FHA। फर्निश्ड हॉलिडे अकोमोडेशन नहीं है कोई सी भी। For the tax year 22-23, her taxable property income was 25,000 pounds before adjusting the below items. Property income कितनी बोल रहे हैं ये? थोड़ा सा वर्ड गलत यूज कर गए। टैक्सेबल 25. प्रॉपर्टी इनकम होती है जिसमें सारे आइटम्स माइनस किए हुए होते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमने बाकी सारी चीजें तो निकाल ली लेकिन इन आइटम्स का एडजस्टमेंट नहीं किया। चलो कर देते हैं। पेमेंट ऑफ 500 pounds to replace a damaged kitchen unit in a fitted kitchen. Yes, allowed. Allowed. हाँ मैम अलाउड है। Allowed. क्या कर अलाउड रहे है। हो? अलाउड? हाँ अलाउड है। क्यों? Basic repair. मैम रिप्लेसिंग अ किचन यूनिट इन किचन ओनली नो मैम। इट्स अ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट रिलीफ में आ हाँ। जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑफ Yes, 12,000 ऑन लोन टू अक्वायर वन ऑफ द प्रॉपर्टीज। ये तो कोई डाउट ही नो नहीं है। मैम, नहीं. No. नहीं लेना है मैम, No, ma'am. लेना नहीं है। अबे लोन इसी घर के लिए लिया गया है, उस पे इंटरेस्ट है। पर वो furnished holiday lettings में allowed होता है, That should be allowed. हाँ। Deduct tax liability. इसमें नहीं होगा। 20% लेंगे वो भी tax 20% मैम जब इनकम टैक्स को पे करेंगे ना टैक्स लायबिलिटी में तब लेंगे इसको नेक्स्ट 12,000 का बैच तुम 20%। लोग तो नहीं लेने वाले हो ना? नो मैम सो वेरी इंप्रेसिव। दैट्स व्हाई आई सेड एज अ कॉम्प्लीमेंट। जितने भी रीजन आए हैं टू द पॉइंट। पहला रीजन मैंने ये सुना, ये FHA थोड़ी है जो इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो जाएगा। टू द पॉइंट। दूसरा आंसर आया, इसको यहां से माइनस नहीं करते, टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस करते हैं। तीसरा आया, इसका 20% माइनस करते हैं। इम्प्रेसिव, आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है, ये बताओ किसी को समझने में कोई दिक्कत? सो ऑल द पॉइंट्स वर एब्सोल्यूट रीजन कि हम इंटरेस्ट को क्यों नहीं लेंगे। FHA होता तो ले लेते, ये FHA नहीं है। तो FHA जो नहीं है उसके इंटरेस्ट पेमेंट का ट्रीटमेंट कहां होता है? टैक्स लाइबिलिटी में से। और कितना होता है? 12,000 का 20%। गॉट इट? गॉट इट? Yes, ma'am. वी आर थ्रू विद अ खत्म हो वेरी गया। टफ चैप्टर। खत्म। ठीक है, खत्म। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम।